So we were discussing about the tetralogy of Fallot, fine, in which मैंने आपको बताया था कि tetralogy of Fallot में mostly क्या क्या चीज़ें होती है, चार चीज़ें, right? The very first one is the obstruction, the second one is overriding of aorta, and the third one is right ventricular hypertrophy, and the fourth one is ventricular septal defect, right? Their pathophysiology obviously we discussed in very detail. Among the more common cyanotic congenital heart disease in children, right? तो ये क्या है हमारे पास most common cyanotic congenital heart disease है ये, right? Early cyanosis result from right to left shunting across the ventricular septal defect due to high right-sided pressure from right ventricular outflow obstruction. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारे पास राइट टू लेफ्ट शंटिंग होता है. ओके, राइट टू लेफ्ट शंटिंग क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि ये जो है हमारे पास राइट यहाँ पे पल्मोनरी सब पल्मोनरी स्टेनोसिस है. ओके, सब पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से राइट वेंट्रिकुलर जितना भी ब्लड आता है राइट वेंट्रिकुलर में ये पुश पुश करता है राइट उस ब्लड को इनटू दी पल्मोनरी आर्टरी. लेकिन यहाँ पे रास्ता बंद है तो इसीलिए ये ब्लड को क्या करता है, कुछ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश करते हैं और कुछ ब्लड राइट एओर्टा के अंदर. फाइन, ओके. क्यों, क्योंकि ये वाला इसका जो नॉर्मल रास्ता है ये वाला रास्ता भी बंद है और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा रास्ता है राइट. तो इसीलिए राइट टू लेफ्ट शंटिंग होता है इसमें अक्रॉस द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ड्यू टू हाई राइट साइडेड प्रेशर फ्रॉम राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, राइट. Is right-sided pressure reduces in the weeks after birth. Okay, the shunt traction reverses and cyanosis resolves. इसका मतलब क्या है कि आफ्टर फ्यू वीक्स क्या होता है, ये जो शंट है इसका डायरेक्शन रिवर्स होता है. ओके, एंड साइनोसिस रिजॉल्व होता है. क्यों, क्योंकि आफ्टर आफ्टर फ्यू वीक्स क्या होता है कि ये जो हमारे पास है राइट वेंट्रिकल, नॉर्मली आपको पता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा होता है. फाइन, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करते हैं, इसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन जितना भी ब्लड आता है राइट ये उस ब्लड को पुश करता है इनटू दी एओर्टा, फाइन, ओवरराइडिंग एओर्टा में. अच्छा, उसके बाद क्या है कि साइनोसिस भी उससे ठीक हो जाता है. क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को पुश करता है डायरेक्टली इनटू दी एओर्टा. फाइन, उसके बाद इफ़ द डिग्री ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस इज सिवियर द राइट साइडेड प्रेशर में रिमेन हाई एंड साइनोसिस में परसिस्ट. इसका क्या मतलब है, लिसन वेरी केयरफुली. अगर ये साइनोसिस सॉरी अगर ये स्टेनोसिस राइट अगर ये स्टेनोसिस बहुत ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है यहाँ से कोई भी ब्लड हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा. वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा तो हमारे लेफ्ट एट्रियम में भी लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में भी लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. और इसी लेफ्ट लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम एओर्टा के अंदर पुश करेंगे और हमारे पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारे पूरी बॉडी के अंदर लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, साइनोसिस एंड क्लबिंग. ओके, फाइन. तो अगर ये स्टेनोसिस छोटा हो, बहुत ही माइक्रो स्टेनोसिस हो तो उससे हमें बहुत ही मतलब कम साइनोसिस होगा राइट, कम क्लबिंग होगा और हमें नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है उससे. ओके, अगर ये साइनोसिस बहुत छोटा हो जाहिर सी बात है यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड जाएगा हमारे पल्मोनरी आर्टरी में. ओके, अगर ये स्टेनोसिस छोटा हो ब्लड जाएगा हमारे पल्मोनरी आर्टरी में, फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन लेगा, यहाँ से ये आएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से हमारे पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा. ओके, तो देयर विल बी नो साइनोसिस. अगर ऑब्स्ट्रक्शन या तो फिर स्टेनोसिस ज़्यादा हो तो साइनोसिस भी ज़्यादा होगा. ओके, उसके बाद रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड ट्राइजोमी 21 एंड डाइजोर्स सिंड्रोम. ओके, तो इसमें क्या है, दो रिस्क फैक्टर जो आपने कभी नहीं भूलना है कि ट्राइजोमी 21 एंड डाइजोर्स सिंड्रोम. अच्छा, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन. जब ये पेशेंट्स होते हैं इनको फॉर एग्जांपल जब आप देखते हो राइट तो ये कैसे प्रेजेंट करते हैं. टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो प्रेजेंट्स इन इन्फेंसी, राइट. ये कब प्रेजेंट करते हैं, इन इन्फेंसी स्पेशली और अर्ली चाइल्डहुड विद डिस्निया एंड फटीगेबिलिटी. तो इन पेशेंट में जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स होंगे वो कौन से होंगे, तो डिस्निया दैट मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. ओके, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा ना नॉर्मली इनके बॉडी के अंदर, जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए इनके ब्लड के अंदर वो नहीं होता. ओके, सो दे विल प्रेजेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी डिस्निया और फटीगेबिलिटी, राइट. जब इनके टिश्यूज़ को जाहिर सी बात है टिश्यूज़ को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब टिश्यूज़ फॉर एग्जांपल ज़्यादा उनमें मेटाबॉलिज्म होगा, आप चलोगे आप फिरोगे तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ना, राइट. तो जब वो नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता उनको तो दे विल बिकम टायर्ड वेरी इजीली. ओके, दैट इज कॉल्ड एज फटीगेबिलिटी, राइट. वो थक जाते हैं. साइनोसिस इज फ्रिक्वेंटली एब्सेंट एट बर्थ, राइट. ये साइनोसिस क्या होता है कि एब्सेंट होता है एट बर्थ बट डेवलप्स ओवर द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, राइट. तो साइनोसिस बर्थ में जो है एट बर्थ ये साइनोसिस एब्सेंट होता है, राइट. और साइनोसिस कब आपको मिलता है, ओवर द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, राइट. हो सकता है 1 साल बाद, हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, राइट. तो ओवर द फर्स्ट 2 years ये आपको कभी भी मिल सकता है. ओके, द डिग्री ऑफ साइनोसिस ऑफन रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. यही बात जो हमने ऊपर डिस्कस किया था यहाँ पे लिखा है. ओके, कि जितना ज़्यादा फॉर एग्जांपल ये
स्टेनोसिस जितना ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा साइनोसिस होगा पेशेंट के अंदर, राइट? ओके। उसके बाद है इन्फेंट्स आर ऑफन एसिम्टोमेटिक अंटिल 4 to 6 months ऑफ एज, राइट? तो 4 to 6 months ऑफ एज जो इन्फेंट्स होते हैं वो कभी कभी एसिम्टोमेटिक होते हैं, राइट? वे देन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में डेवलप एंड मैनिफेस्ट एज डायाफोरेसिस विद फीडिंग और टेकिपनिया। तो इनमें क्या है कि इनमें जो है आपको कुछ क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं रिलेटेड टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ओके? और वो क्लिनिकल फीचर्स कौन से होते हैं? डायफोरेसिस। डायफोरेसिस क्या है? एक्सेसिव स्वेटिंग, ओके? एक्सेसिव स्वेटिंग विथ फीडिंग, जैसे वो फीडिंग करते हैं, राइट? उसके बाद उनको जो है क्या होता है? एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, इंक्लूडिंग द टेकिपनिया। अब टेकिपनिया क्या है? इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, ओके, राइट? टेकिपनिया यानी इंक्रीज्ड respiration, okay, right? उसके बाद क्या है आपके पास? यस, दिस इज द चिल्ड्रन ऑफन स्क्वाट फॉर रिलीफ ड्यूरिंग हाइपोक्सिक एपिसोड। दिस इज वेरी ऑब्वियस। फॉर एग्जांपल ये है एक चिल्ड्रन, राइट? एक चाइल्ड है, ओके? इस तरह से ये एक चाइल्ड है, ये आपके पास एक चाइल्ड है जो कि खड़ा है, राइट? तो कभी कभी क्या होता है, ये जो चाइल्ड, आपको पता है जो लोग फॉर एग्जांपल टॉयलेट में बैठते हैं वो किस तरह से बैठते हैं? वो कुछ इस तरह से बैठते हैं ना, राइट? इस तरह से बैठते हैं, ओके, फाइन। वो कुछ इस तरह से बैठते हैं। ये फॉर एग्जांपल उसका बैकबोन है और ये है उसके लोअर लिम्ब, राइट? इस तरह से लोअर लिम्ब को फ्लेक्स करके बैठते हैं टॉयलेट में, ओके? तो ये वाला जब आप फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में बैठते हो ना, तो ये जो आपके पास यहाँ पे यहाँ पे, राइट? कौन सा आर्टरी है यहाँ पे हमारे पास? इलियक आर्टरीज जो है, राइट? वो क्या होते हैं? वो कंप्रेस होते हैं। जब इलियक आर्टरीज कंप्रेस होंगे तो हमारे अपर पार्ट ऑफ बॉडी से हमारे लोअर लिम्ब में ब्लड नहीं जा पाएगा, ओके, राइट? तो जाहिर सी बात है जब वहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा हमारे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में, तो यहाँ से ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, राइट? इसी तरह से ये ब्लड जब नीचे नहीं जाएगा लोअर लिम्ब में, तो ये ब्लड एब्डोमिनल एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर इस तरह से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगा, फाइन। एज अ रिजल्ट यहाँ पे तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा आ जाता है, ओके? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि ये ब्लड आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को पुश करता है थ्रू द वेंट्रासेप्टल इफेक्ट इनटू द राइट वेंट्रिकल। फिर ये राइट वेंट्रिकल बहुत ही फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस ब्लड को पुश करता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, ओके? ये कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर स्टेनोसिस हो भी, तब भी ये जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ये ब्लड को बहुत ही फोर्स के साथ पुश करता है अगेंस्ट द स्टेनोटिक एरिया, राइट? और इस ब्लड को पुश करता है हमारे लंग्स में, फिर लंग्स से ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके ऑक्सीजन लेता है, राइट? फिर यहाँ से फिर ये ब्लड जाता है हमारे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके? फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, राइट? इस तरह से ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, राइट? तो यस, इस इंक्रीज सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। और ये टेट स्पेल्स का आपको पता है? टेट स्पेल्स कहते हैं किस चीज़ को? टेट स्पेल्स मोस्टली तब प्रोड्यूस होता है जब बच्चा क्राई कर रहा होता है, ओके, फाइन। क्राई कर रहा होता है, सो एट दैट वेरी मोमेंट आपको पता है ना, बॉडी में जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, ओके? तो जैसे ही वो फॉर एग्जांपल स्क्वाटिंग पोजीशन में चला जाता है तो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आई एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, राइट? कि फिर बाद में क्या होता है, थस इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द पल्मोनरी वास्कुलेचर। ये देख रहे हो आप, जब सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो पल्मोनरी वास्कुलर ब्लड फ्लो टू पल्मोनरी वास्कुलेचर ज़्यादा होता है, ओके? एंड इम्प्रूविंग ऑक्सीजनेशन, इस तरह से ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होता है बेबी में, राइट? उसके बाद क्या? हाइपोक्सीमिया में लीड टू फेलियर टू थ्राइव। दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, आपको भी पता होगा। फेलियर टू थ्राइव होगा, कॉग्निटिव और डेवलपमेंटल डिलेज क्यों होता है इसमें? लिसन, ओके? जब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, राइट? जब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, यही ऑक्सीजन हमारे फॉर एग्जांपल हैंड्स को मिलता है, हमारे फॉर एग्जांपल ब्रेन को, ओके, राइट? हमारे ब्रेन को यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, राइट? जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्रेन और हमारे 20% बैटरी, ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारे हैंड, हमारे ब्रेन, राइट, इनकी सही डेवलपमेंट होती है जब इनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है, राइट? जब इनमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी होती है तो इनकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, ओके, राइट? जो जिस नॉर्मल रेट पे इनकी ग्रोथ होनी चाहिए उस नॉर्मल रेट पे इनकी ग्रोथ नहीं होती, सो देयर विल बी कॉग्निटिव डिसफंक्शन एंड देयर विल बी ग्रोथ प्रॉब्लम, ओके? देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ द child, so that is called as actually failure to thrive, okay? Or developmental delays. फिजिकल एग्जामिनेशन में रिवील अ सिस्टोलिक एजेक्शन मर्मर। सिस्टोलिक एजेक्शन मर्मर कैसे मिलता है? लिसन वेरी केयरफुली। यहाँ पे एक स्टेनोटिक एरिया है ना, ये तो आपको पता है, यहाँ पे एक स्टेनोटिक एरिया। तो जब राइट वेंट्रिकल बहुत ही फोर्स के साथ, राइट, इस ब्लड को पुश करता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से जब ब्लड गुजरता है ना, तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट? एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है हार्ट में, ओके? और वही वाइब्रेशन को हम सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप के जरिए ऑन द चेस्ट वॉल। जब हम चेस्ट वॉल के ऊपर स्टेथोस्कोप को रखेंगे, राइट, तो यहाँ से जब ब्लड जाएगा इस स्टेनोटिक एरिया से, राइट, into the pulmonary artery,
तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट साउंड इज कॉल्ड एज द सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर। ओके फाइन। तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर एट द लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट। उसके बाद क्या है, हार्श होलो सिस्टोलिक मर्मर एट द लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर ड्यू टू द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। लिसन, ओके। क्या है कि यहाँ से ये क्या है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, तो यहाँ से जब ब्लड जाता है इनटू द राइट वेंट्रिकल, ओके, एक आवाज़ आती है, ओके, एक आवाज़ आती है क्योंकि हाई टर्बुलेंस के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, ओके, जिसकी वजह से हार्ट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। जब हार्ट के वॉल्स के साथ वो ब्लड लगता है तो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है हार्ट में, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड इज द होलोसिस्टोलिक मरमर, फाइन। हार्श होलोस्टोलिक मरमर कहते हैं इसको। अच्छा, तो इसमें क्या है कि डायग्नोसिस में आप क्या करते हो, सबसे पहले एकोकार्डियोग्राफी आप करोगे तो जाहिर सी बात है आपको सब पता चल जाएगा कि हार्ट के साथ क्या मसला है, ओके। एकोकार्डियोग्राफी एंड कैथेटराइजेशन आप कर सकते हो। उसके अलावा जब आप चेस्ट एक्सरे करते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है, बूट शेप्ड हार्ट, ओके, बूट शेप्ड हार्ट इस तरह से आपको मिलता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज प्रोग्नोस्टिक, ओके, नो सॉरी, दिस इज डायग्नोस्टिक। हार्ट विद रिड्यूस्ड पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग्स, राइट। हार्ट आपको क्या मिलेगा, विद रिड्यूस्ड pulmonary vascular markings। Remember that an isolated ventricular septal defect without right ventricular outflow obstruction, right, may result in increased pulmonary vascular marking। So ECG में आपको क्या मिलता है, ECG में आपको right axis deviation and right ventricular hypertrophy मिलता है, okay, right। But जो most important one है, right, best initial test इसमें क्या है, echocardiography, this is the best one actually, okay, echocardiography, right। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास ये वाला ट्रीटमेंट, ओके। बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट क्या है, इफ़ देयर इज सिवियर राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑन एट्रेजिया, राइट, और एट्रेजिया, वन मस्ट इमरजेंटली एडमिनिस्टर प्रोस्टाग्लैंडिन E1। आप इमीडिएटली, राइट, उसी वक्त उसको प्रोस्टाग्लैंडिन E1 दे दें। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, जब बच्चा एक इन्फेंट होता है, राइट, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है और यहाँ पे क्या है, एओर्टा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन को हम कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस, ओके, डक्टस, डक्टस आर्टीरियोसिस, फाइन। तो जब हम राइट आफ्टर द बर्थ, राइट, इन्फेंट को जब हम प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देते हैं, ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन E1, राइट, तो ये क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जब हम देते हैं तो ये डक्टस आर्टीरियोसिस क्लोज नहीं होता इवन आफ्टर द बर्थ, ओके। नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो ये डक्टस आर्टीरियोसिस ड्यू टू ऑक्सीजन ये क्लोज हो जाता है, ओके। लेकिन जब हम प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देते हैं इसको तो ये डक्टस आर्टीरियोसिस क्लोज नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल एक कनेक्शन बनेगा बिटवीन द एओर्टा एंड द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके फाइन। फिर यहाँ से ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी, राइट। सो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस ओपन रहता है इसमें, ओके। उसके बाद दिस शुड बी डन इन कंजंक्शन विद सर्जिकल कंसल्टेशन, तो आपके साथ एक सर्जन भी होना चाहिए, ओके, कार्डियक सर्जन स्पेशली। ट्रीटमेंट ऑफ साइनोटिक टेट स्पेल्स को आप कैसे ट्रीट करोगे, मे बी ट्रीटेड विद सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। अगर आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल आफ्टर द क्राई बेबी बिकम्स वेरी वेरी साइनोटिक, सो इन दैट केस यू विल गिव ऑक्सीजन टू द पेशेंट, ओके, टू द बेबी, एंड प्लेसिंग द पेशेंट इन अ नी चेस्ट पोजिशन। नी चेस्ट पोजिशन कौन सा पोजिशन है, वो जो टॉयलेट में बैठते हैं, राइट, हम, तो दैट इज कॉल्ड एज द नी चेस्ट पोजिशन, राइट। अपने नीज को हम अपने चेस्ट के पास लेके आते हैं, राइट। इफ फर्दर ट्रीटमेंट इज नीडेड, IV फ्लूइड्स, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, बीटा ब्लॉकर्स और अल्फा एगोनिस्ट्स कैन बी कंसिडर्ड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। सो ये फिर हम पेशेंट की हालत देख के, उसकी कंडीशन देख के हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को हमने अभी IV फ्लूइड देना है, ओपियोइड एनाल्जेसिक देना है, या तो फिर बीटा ब्लॉकर, क्या चीज़ें देना है, राइट। उसके बाद टेम्परेरी पेलिएशन कैन बी अचीव्ड थ्रू द क्रिएशन ऑफ एन, अच्छा ये क्या है हमारे पास, ब्लेलोक थॉमस टॉसिंग टॉसिक शंट, राइट। इसमें क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास क्या चीज़, दिस इज एओर्टा, एओर्टा से क्या निकलता है, एओर्टा से यहाँ से निकलता है, राइट, इस तरह से सब क्लेवियन आर्टरी, राइट, अगर आपको पता हो सब क्लेवियन आर्टरी, राइट। फिर उसके बाद यहाँ से जो है हमारे पास एक और आर्टरी निकलती है, यहाँ से एक और आर्टरी, राइट, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी। तो राइट सब क्लेवियन आर्टरी इस तरह से जाके हमारे फॉर एग्जांपल लिम्स को सप्लाई करता है, राइट, अपर लिम्ब को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक शंट, एक रास्ता बनाते हैं, राइट, एक रास्ता बनाते हैं। यहाँ पे हम एक रास्ता बनाते हैं, वो रास्ता किस लिए होता है दरअसल, ताकि यहाँ पे एओर्टा के अंदर जितना भी ब्लड आए, राइट, यहाँ पे एओर्टा के अंदर ब्लड आए तो वो ब्लड इस सबसे पहले सबक्लेवियन आर्टरी में चला जाए, सबक्लेवियन आर्टरी से होते हुए वो हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाए, पल्मोनरी सर्कुलेशन से वो लंग्स में जाके ऑक्सीजन ऑक्सीजन ले, ओके। फिर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे लेफ्ट हार्ट में, राइट। फिर लेफ्ट हार्ट से फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम अपने एओर्टा में पुश करते हैं। फिर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिसकी वजह से साइनोसिस
ख़त्म हो जाता है। ओके फाइन। तो ये क्या है, एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है। ओके फाइन। अच्छा, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो वाले पेशेंट्स को आपने 6 मंथ्स के बिफोर आपने उनकी सर्जरी करनी होती है। ओके, दिस इज़ मस्ट, बिफोर 6 मंथ्स उनको सर्जरी करना चाहिए। ओके राइट। सो दिस इज़ द टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो।